बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फ़लक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, कुछ गुज़िश्ता दिनों से हमारा जो टॉपिक है वो कोविड ही रहा है और मेरे ख़्याल से इस पर बात करना बहुत ज़रूरी भी है कि हम हेल्थ टॉक में हमेशा सेहत के ऊपर बात करते हैं, हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, और पर इस पैंडमिक में हमने दूसरी बीमारियों पर बात करना थोड़ा सबसाइड किया हुआ है। पर अभी जो है इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पैंडमिक आया है ये लोगों के लिए नया है। लोग घबराए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से जो है वो उनको इस चीज़ को मैनेज करना है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस अलग हैं, इसके साथ साथ जो कारोबारी हालात हैं वो भी ख़राब होते जा रहे हैं लोगों के, और साथ ही साथ सेहत जो है वो भी आपकी डैमेज हो रही है। नॉर्मल चेकअप के लिए भी लोग OPDs विज़िट नहीं कर रहे, नॉर्मल चेकअप और जो दूसरे डिसऑर्डर्स उसके लिए भी लोग जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। दूसरी जानिब हम आएंगे टेस्टिंग कैपेसिटी पर कि कौन सी लेबॉर्ट्रीज़ ऐसी हैं जो टेस्टिंग कैपेसिटी पर बहुत एम्फेसाइज कर रही हैं, किस तरह जो है चीज़ों को लेके चलना है, और जो घबराए हुए हैं लोग, जो एंजाइटी में, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि फ़ॉल्स पॉजिटिव, फ़ॉल्स नेगेटिव, वैलिडिटी, स्पेसिफिसिटी, ये सब चीज़ें एक आम इंसान की समझ से थोड़ी बालातर होती हैं, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज हमने बहुत माहिर लोगों को एक बहुत आला लेबॉर्ट्री के तवस्सुत से अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है, जो आज हमें ये भी बताएंगे कि कराची में टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी हद तक जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, निजी इदारों की तरफ से भी। मगर मेरे ख़्याल से जो गांव और देहात हैं उसके लिए शायद कोई इतनी बात नहीं कर रहा कि वहाँ क्या हालात हैं, वहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी की क्या हालात हैं। आज हमें दो माहिर लोगों ने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। हमारे साथ जो है तस्नीम मुख्तार साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं पूरे इंटीरियर सिंध के। उसके साथ साथ हमारे साथ फ़रा अमीन मौजूद हैं, जो PCR और सारे कोविड टेस्टिंग कैपेसिटी को जो है अभी ईसा लेबॉर्ट्री में डील कर रही हैं। वार्म वेलकम इन माई प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर कमिंग। और माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा हमें टॉपिक चूज़ करने के लिए और इस पर गौर करने के लिए हमें फोकस करवाया, क्योंकि कोविड पर तो हम बात कर रहे हैं, बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, पर एक जो चीज़ निगलेक्ट हो रही थी वो गांव देहात विलेजेस, ये चीज़ें हमारी जो है वो निगलेक्ट हो रही थी। वो इसलिए कि अव्वल तो हमें थोड़ा बहुत लोगों को प्रिपेयर्ड करवाने में ही बहुत टाइम गुजर गया, सच और झूठ में, कि कोविड है या नहीं है। ठीक है, अब जो थोड़े पढ़े लिखे, क्योंकि कराची में हमारी 70% आबादी है जो क्वालिफाइड पढ़े लिखे, या मतलब रहन सहन से भी असरात आते हैं कि आप समझदार हो जाते, बट इंटीरियर सिंध के अंदर या फिर आप देहातों के अंदर तो एक जंग है एक बैटल है। आपने कैसे उनको समझाना है कि कोरोना एक वबा है, आपने मास्क वेयर करना है, आपने हैंड सैनिटाइज करना है। मैं बजात में खुद लॉकडाउन के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि हम उस कंट्री, या हम अंडर डेवलप कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अगर ये लॉकडाउन इतना परसिस्ट करके चलेंगे तो बहुत मुश्किलात का सामना, पर हमें बहुत स्मार्ट लॉकडाउन के साथ एक अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए हमें चीज़ों को लेके चलना है। तो सर आप माशाल्लाह से पूरा ये देहातों को, गाँव को, यहाँ कराची में भी आप देखते आ रहे हैं, क्या मुश्किलात सबसे पहले आई हैं आपके सामने? मेरे ख्याल से सबसे पहले मुश्किलात ये आई होगी कि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है। बेसिकली इंटीरियर सिंध में एक तो एजुकेशन का एक मसला है, फिर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने काफ़ी चीज़ें बेहतर करी हैं रिगार्डिंग कोविड के हवाले से, कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंची है। आपकी एक बात बिल्कुल सही है कि अभी तक आई थिंक कि अभी आधा पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को अभी भी तैयार नहीं है अभी भी तैयार कोविड है कि नहीं। एक है बड़ा अलमिया हमारा, बिल्कुल। लेकिन इंटीरियर में एक तो लोगों में अवेयरनेस, वही बड़ा मसला था। फिर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे यूज़ हुए, तो उससे बहुत लोगों में चीज़ें अवेयरनेस आई है, तो एक बड़ा अच्छा मतलब एक रिजल्ट आया उसका।
लेकिन टेस्टिंग पे अब बात करते हैं टेस्टिंग पे, तो लोगों को पता तो चल गया माशाल्लाह, क्योंकि ईसा लेबॉर्ट्री ने जब अनाउंस किया था, पहले मैंने बहुत अरसा पहले ही, जब ये पैंडमिक पाकिस्तान में पहुंचा भी नहीं था, तो मैंने आप लोग के साथ एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने यही बात डिस्कस की थी। तो उस वक्त डॉक्टर फरहान काफ़ी बले शख्स हैं और बहुत अच्छे शख्स हैं। उन्होंने ये सोचा था कि हमें अगर हमने करना शुरू किया तो हमें और लोगों को भी इफ़ेक्ट हो सकता है, हमारे और मरीज़ इससे नुकसान में आ सकते हैं। बट मेरे उनके लिए आइडिया था कि ये होना ज़रूरी है, क्योंकि ईसा लेबॉर्ट्री हर जगह मौजूद है, आपकी ब्रांचेस पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो आपने ये इनिशिएटिव लिया था, तो ये बहुत अच्छी बात थी। फिर जब आपने लिया तो उसके बाद क्या आपको मुश्किलात पेश आई? डॉक्टर फरहान ने बहुत सोच समझ के और बिल्कुल चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छा और सही टाइम पर डिसीजन लिया। और फिर दूसरी बात ये कि आती कि अगर डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में अगर हम लोग फ्रंट पे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बिल्कुल सही बात है। मतलब हमने ही तो करना है। बिल्कुल। तो अगर फ्रंट पे करें, अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब एज अ बीइंग मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, फिर डॉक्टर फरहान जो एक CEO हमारे ईसा लैब के हैं, तो ज़्यादा उन्होंने ये सोचा कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इंसानियत का है ना, एक बड़ा अलमिया बन गया था। बिल्कुल सही बात तो वो फ्रंट फुट पे आके सर ने इसको इनिशिएटिव लिया, और फिर कराची में आपने देखा कि कितना बड़ा इनिशिएटिव सर ने लिया, डॉक्टर फरहान ने लिया, कि उसमें आइसोलेशन जो वार्ड बना एक्सपो में, तो हमारी वहाँ पे लैब ऑलरेडी रन हुई और स्टेट ऑफ द आर्ट हमने लैब लगाई वहाँ पे, और जितने भी टेस्ट हैं वो उसका कोई चार्ज नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट माशाल्लाह। तो और वो वहाँ पेशेंट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हुए, बहुत बड़े। आई थिंक वो जो सेटअप था वो 10,000 बेड का था शायद। तो इनिशियल वो 3,000 बेड लगाए गए थे, लेकिन उसको पूरा सपोर्ट किया इधर डायग्नोस्टिक के हवाले से डॉक्टर ईसा लैब ने इसको बहुत बड़ा एक सपोर्ट दिया, पाकिस्तान आर्मी के तहत उनके साथ मिलकर किया। बिल्कुल। जी फरा, आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि हमारे पास अभी भी अगेन ये प्रॉब्लम आ रहा है कि फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, स्पेसिफिसिटी, वैलिडिटी, ये जो चीज़ें होती हैं बहुत अहमियत रखती हैं, और ये हर शख्स की मतलब समझ से भी थोड़ी बालातर है। इवन जो मेडिकल के लोग हैं उनको भी नहीं समझ आता, जो इस चीज़ में जिनकी स्पेशलिटी होती है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि सम टाइम आपके टेस्ट जो होते हैं वो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आ जाते हैं। क्या मुश्किल आती है आपको? क्या रिपीट करना पड़ता है? क्या किस तरह? क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, दिस इज़ नॉट अ वेरी इजी। अब जो लोग इस चीज़ को सर अंजाम दे रहे हैं, बीइंग अ फैसिलिटेटर, आप हेड होके पूरा अपनी टीम को लीड कर रही हैं, तो क्या मतलब मुश्किलात आ रही हैं? क्या कोई आ रहा है इस तरह प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हों या पॉजिटिव आ रही है? कहीं और लैब से कराया है तो कुछ और रिजल्ट आया है, आपकी लैब से कराया तो कोई और रिजल्ट आया? अच्छा, मैं थोड़ी मैं इसमें आपकी एक बात थोड़ा सा करेक्शन करूं कि देखें, जो आपने कहा ना कि फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव, जी PCR मेथड ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव होता ही नहीं। बिल्कुल नहीं, यही तो मैं आपसे सवाल क्लियर करना चाह रही थी। देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज। हाँ, कि अभी देखें, मसला ये आ रहा था कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं हमारे पास इटसेल्फ ट्रीटिंग होने के लिए कि जिनका कोविड इटसेल्फ नेगेटिव है, बट हमारे पास एक्सरे के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो ग्लास ग्राउंड अपीयरेंस आ जाती है। तो वो चीज़ें जो है हमारे पास, जैसे LDH है हमारा, वो बढ़ा हुआ आता है, D डायमर बढ़ा हुआ आ रहा होता है, इसके अलावा जो CRP बढ़ा हुआ आ रहा है, सारे लैब्स आपके TLC काउंट भी बढ़ जाते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी मतलब रेजिंग है और आपके पास सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं, बट आपका PCR जो है वो नेगेटिव है। तो ये क्या मसला है? और फिर वो लोग जो है मैं आपको यही बता रही हूँ ना, ये हर शख्स के समझ से बालातर है। वो लोग कहते हैं कि हमारा फॉल्स जो है ना वो नेगेटिव आया हुआ है। तो इसको ज़रा करेक्ट करें। बिल्कुल इस तरह से है कि कोविड हम जैसे PCR को लेकर चल रहे हैं, RT-PCR, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स हैं, हर कुछ किट्स से लेकर और सारी जो मशीन्स हैं, एनालाइजर सारी हमारी बहुत ही एडवांस लेवल की हैं। प्लस हम ऑटोमेशन पे सारा कुछ लेकर चले गए, अब मैनुअली बहुत कम कर दिया या समझें कि ना होने के बराबर कर दिया। तो इस हवाले से जो हमारे सारे एनालाइजर्स हैं उसमें फिर उसकी स्पेसिफिसिटी और उसकी सेंसिटिविटी इतनी कैलिब्रेटेड है कि मोस्टली फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव के चांसेस नहीं होते।
ठीक है। अच्छा, फिर ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं कि दूसरे इदारे से अगर कुछ और रिजल्ट आए, हमारे इधर से कुछ और आए, वो फिर डिफरेंस होता है एनालाइजर्स पे, प्लस के कौन उसको प्रोसेस कर रहा है, तो इस तरीके से। जबकि हमारे पास प्रोसेस करने वाले सारे जो है वो हाईली क्वालिफाइड स्टाफ हैं, हमारे सारे ही एक्सपर्टीज़ हैं, तो इस तरीके से हमें फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता। और ये है कि बीच में पीक जो है वो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा रेशो चला गया था, अब ये है कि नेगेटिव की तरफ हमारा ज़्यादा रेशो है। और मैं इस सवाल का आपको जवाब दूंगी कि अभी जो आपने दूसरा सवाल पूछा था कि सॉरी मैं भूल गई। देखिए, मैंने आपसे पूछा था कि जो मतलब टेस्टिंग कैपेसिटी तो आपने अभी बता दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा एलेबोरेट कर दिया कि इस तरीके से है कि उसमें चांसेस है ही नहीं ना, मतलब नेगेटिव होने के, फॉल्स नेगेटिव। बट जब किसी और लैब से कराया कुछ और रिजल्ट आया, आपकी लैब से कराया कोई और रिजल्ट आया, इसको आप करेक्ट इसका थोड़ा मैं थोड़ी जी बिल्कुल श्योर। इसमें सबसे मेन जो रोल प्ले करता है ना, वो करती है कलेक्शन। ठीक है, कि आपके पास सैंपल लेने वाले जो हैं वो कितने एक्सपर्ट हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो आपने पीसीआर सैंपल लेने का, ये बताओ मैं असल में वो आपकी बात सही है, पता है असल में देखें पीसीआर तो एक टेक्निक है ना हमारी, जो हम यूज़ करें, जो एंड इस वक्त मॉलिक्यूलर डिपार्टमेंट जो हम जी इससे एडवांस मॉडल इधर नहीं आए जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और अब आती है मेन चीज़, आती है कलेक्शन कि कलेक्शन कितनी एक्यूरेट है, कि वो सैंपल कलेक्शन जो है, जो जहाँ से पिक करना है आया वो सैंपल वहाँ तक गया नहीं गया, असल मेन रोल प्ले करता है सैंपल कलेक्शन का। नेगेटिव फॉल्स या फॉल्स नेगेटिव में या फॉल्स पॉजिटिव में, वो असल जो मैं कहूँगा तो शायद आई थिंक गलत नहीं होगा, 70-75% जो रोल प्ले करता है वो कलेक्शन है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, थोड़ा बहुत ना जब लेने लगते भी हैं सैंपल, मतलब क्योंकि 3 से 4 बार तो मेरा हो चुका है तो थोड़ा आपको डिज़नेस भी हो रही होती है और अजीब सा महसूस हो रहा होता है। अब कुछ लोग जो है ना मेरे ख्याल से रेजिस्ट करते होंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाने दे रहे, क्योंकि आपको तो जाहिर सी बात है टिश्यू लेना है ना, निकालना है आपको पीसीआर के लिए, जाहिर सी बात है कि एप्रोप्रिएट अमाउंट चाहिए। अच्छा, बहुत और वो नहीं हो पा रहा जो है, फिर वो ये कि एक नॉस्ट्रल से गया, फिर दूसरे में वो जाने नहीं देना चाहते या बहुत अंदर तक डीप नहीं जाने। तो सबसे पहली चीज़ तो सैम्पलिंग की टेक्निक, सैम्पलिंग, ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज। अच्छा, फिर एक और चीज़ तस्लीम साहब मैं आपसे शेयर करूँगी कि सबसे पहले तो लोग जो करने वाले यानी कि हमारे टेक्नीशियंस थे वो आमादा नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये एक जाहिर सी बात है, हर शख्स इस चीज़ से घबराता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने वाली सिचुएशन हो जाती है। अब हमने काम चलाने के लिए, फिर मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका मेन एरर आया इसलिए है कि लोगों को हमने काम चलाने के लिए फिर ऐसे वैसे जिनको नहीं आ रहा उसको भी शायद किया वो, मतलब मैं आपकी लैब को नहीं कह रही, मतलब जो और लैब से जिनके पास काम करने के लिए लोग नहीं है, हो सकता है ये भी एक प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, इस तरह से कि हम जो एक्सपर्टीज थे, हमने पहले स्टैंड लिया कि हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। उसके बाद फिर हमने स्टाफ को और ट्रेन किया, हमने हाईली क्वालिफाइड स्टाफ लिया, तो वो सैम्पलिंग से लेकर प्रोसेस तक हम चले गए। प्लस फिर हम उसको अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं कि पीपीई वगैरह हम लोग बिल्कुल प्रॉपर अपने आप को कवर रखते हैं हर तरह से, तो हम बिल्कुल एक्सपोज होते हुए भी एक्सपोज नहीं है। और फिर अगर हम सारी गाइडलाइंस WHO की, CDC की फॉलो करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं। और अच्छा, मुझे इंटीरियर का बताएं ज़रा, देहातों में क्या हालात हैं, क्या वहाँ पर क्या ये, क्योंकि वेरी सॉरी टू से ऑन द स्क्रीन हमारे पास जब भी कोई नई चीज़ आती है ना तो लोगों का सबसे पहले उसका बिजनेस करने का बड़ा माइंड स्टार्ट हो जाता है। जैसे पहले मास्क के ऊपर करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद सैनिटाइजर्स पर करना शुरू कर दिया, फिर क्योंकि कोविड PCR तो पहले तो हमारे पास तो टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं थी, फिर तो हम लोगों ने मतलब इंटरनेशनली हमने हेल्प मांगी, तब जाके हम लोग इस काबिल हुए। तो अब यहाँ पर तो फिर भी थोड़ा बहुत लोगों के अंदर सेंसेस हैं, तो लोग समझदार हैं, अच्छी लैब्स की तरफ ही जाएंगे। अब इंटीरियर का जो मामला है वो आप ज़रा क्लियर करें। मैं डॉक्टर फरहान ईसा ने ये इनिशिएटिव लिया इसीलिए कि ब्रदर सर का बहुत मूवमेंट होती है इंटीरियर में, बहुत मूवमेंट होती है पूरे इंटीरियर के, पूरा ओवरऑल पाकिस्तान में पूरे।
तो ज़्यादा वो देखते हैं कि कहाँ पे क्या गैप्स आ रहे हैं, डिफरेंट लोग मिलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा इंटीरियर सिंध में जाने का सबसे बड़ा जो मेन मकसद है ना, वो है क्वालिटी और एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। ग्रेट। असल में देखिए, अगर मैं इंटीरियर सिंध की बात करूँ तो बेतहाशा लैब है वहाँ पे। हाँ, वही बेतहाशा लैब है, लेकिन वो सारी लैब क्या वो ISO सर्टिफाइड हैं? क्या वो उन स्टैंडर्ड को मीट करती हैं इंटरनेशनल, जिस पे ईसा लैब अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है? ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने फिर उसको, डॉक्टर फरहान ने हैदराबाद में हमारी एक लिखाबाद 6 नंबर में हमारी एक लैब है, और यूनिट 9 में एक स्ट्रेट पूरी लैब लगाई है कि जो वहाँ पे जो रिपोर्ट्स, जो रिजल्ट्स हैं वो हम विदिन 3 आवर्स, क्योंकि मोस्टली जो हैदराबाद में या उससे इर्द गिर्द जितने जो छोटे जो शहर हैं, वो लोग वहाँ पेशेंट वहाँ से मूव करते हैं हैदराबाद के अंदर, उनको रिपोर्ट वो 3 to 4 आवर्स के अंदर रिपोर्ट चाहिए, वापस उन्होंने आउटब्रेक करना होता है सिटी के अंदर। ठीक है। तो उस सर्विस को डॉक्टर फरहान ने बहुत फास्ट किया। ठीक है। कि तमाम जो रूटीन के 80% जो टेस्टिंग है वो हमने स्टेट स्टार्ट कर दी। लोग आ रहे हैं, मतलब लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा नहीं कि लोग इंटीरियर में लोग, मतलब हम बाद लोग होते हैं जी इंटीरियर में लोगों में वाकई कुछ नहीं है लोगों में अवेयरनेस आ रही है। उसका सबसे बड़ा रोल मैं थैंक्स करूँगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिन्होंने लोगों को एक बहुत बड़ा एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई, जिससे अब लोगों को समझ में आने लग गया कि जी हेल्थ सेक्टर में भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अब लोग बात करते हैं क्वालिटी की, तो हमारा मेन फोकस वहाँ पे क्वालिटी एंड सर्विस है। ये मेन हमारा क्वालिटी एंड सर्विसेज, और फिर एक इकोनॉमिकल रेट भी बड़ा मैटर करता है। सबसे बेहतरीन जो चीज़, और मैं हमेशा ईसा को फेवर करती रही हूँ, वो वजह ये है कि क्वालिटी के साथ साथ जो आप लोग इकोनॉमिकली लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। हर बंदा एक बड़ी लैब को नहीं अफोर्ड कर सकता। एक मिडिल क्लास फैमिली का शख्स, वो अगर उसको मल्टीपल डिसऑर्डर्स एक साथ आ जाते हैं और उसको मल्टीपल टेस्ट करवाने पड़े, तो आप 70-80 हज़ार के टेस्ट सिर्फ नहीं करा सकते। तो आपको थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटी को देखते हुए भी सोचना चाहिए। और डॉक्टर फरहान तो वैसे भी हर चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से मुल्क की खिदमत में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते रहते हैं। और दूसरी बात जो है, ये अगर PCR के साथ साथ एंटीबॉडीज़ भी लोग, अब थोड़ा बहुत और अवेयरनेस आ गई है कि लोग अब क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट से हो गए हैं, क्योंकि PCR थोड़ा एंटीबॉडीज़ जो है वो थोड़ा इकोनॉमिकली वो हो जाता है। उसके बारे में मैं आपसे पूरी डिटेल में पूछूंगी कि इसमें क्या, क्योंकि आप माशाल्लाह इस चीज़ में एक्सपर्ट भी हैं, हमारे लोगों को भी गाइड करेंगे। एक ब्रेक की जाने चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय, टपाल दानेदार। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय, टपाल दानेदार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कोविड PCR की और एंटीबॉडीज़ की भी, कि क्या डिफरेंस है इकनॉमिकली, क्या आपका जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है, इसमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान है, और कितने वक्फे से करवाना चाहिए। अगर किसी का पॉजिटिव आ गया है तो वो एंटीबॉडीज़ कितने अरसे के बाद रिएक्टिव आती हैं बॉडीज़ के अंदर, आपके इंटरनल इम्यूनिटी कितने दिन के बाद डेवलप होती है। तो हम यहाँ बैठे हुए इसीलिए हैं ताकि आपको अवेयर कर सकें कि कब आपको इकनॉमिकली फ़ायदा होगा, कि आप कब जाके अपना एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाएं। जी फ़रा, एंटीबॉडीज़ टेस्ट कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत इनिशियल करवाना चाहते हैं, जिसमें आपको पता है कि वो मतलब जनरेट ही नहीं होता, तो कब होते हैं ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। अच्छा, PCR टेस्टिंग ये है कि उसमें हम वायरस के RNA को डिटेक्ट करते हैं। तो अब जैसे ही वायरस बॉडी में जा चुका है तो वो 3 से 4 घंटे
घंटे या 1-2 दिन के बाद भी हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन एंटीबॉडीज ये है कि इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफियत जनरेट होना, तो वो 8 दिन के बाद वायरस से इन्फेक्ट यानी कि होने अगर के कोई 8 दिन बाद कोई भी शख्स मतलब कोविड से एक्सपोज हुआ, उसका PCR पॉजिटिव आया, अब उसने वेट करना है 8 दिन से 8 से 9 दिन तक का, फिर जाकर एंटीबॉडी उसकी जनरेट होगी। तो उस पेशेंट की एंटीबॉडी 8 से 9 दिन में। अब लोग ये करते हैं कि एंटीबॉडीज, क्योंकि जाहिर है PCR से थोड़ी उसके चार्जेस कम है, तो वो चाहते हैं कि वो एंटीबॉडी, और वो थोड़ा जल्दी भी आ जाता है टेस्ट। अब उनके सिम्टम्स आ रहे हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि वो रिजल्ट्स पे उसमें नेगेटिव है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि PCR करवाएं तो फिर वो पॉजिटिव आता है। तो इस चीज में भी लोग थोड़ी सी नॉलेज के साथ, नहीं तो आप बताएं ना, हम लोग यहाँ बैठे ही इसलिए हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए ही हम बैठे हुए यहाँ पर कि क्या करना चाहिए। हम लोगों को एक सही मैसेज देना चाहते हैं। एक तो सोशल मीडिया पर जो मतलब बहुत अजीब तरीके से डीलिंग्स हो रही हैं, वो जो बहुत बुरे तरीके से, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा देखना चाहिए, सोचना चाहिए। हर इंसान अपनी तरफ से चीज़ें पोस्ट कर रहा है, इसको थोड़ा इशू को, ये चीजें हैं कि जो नॉन मेडिको भी हैं तो वो थोड़ी सी नॉलेज लेके या गूगल सर्चिंग करके, तो फिर वो एक्सपर्टीज जैसे तो नहीं हो सकते। तो फिर ये है कि लोग एंटीबॉडी करवाते हैं, वो नेगेटिव होता है, लेकिन वो इन्फेक्टेड होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि वो नेगेटिव हैं और वो फिर अपने पूरे घर वालों को और अपने सर्कल को पॉजिटिव कर देते हैं कोविड से। तो होना ये, अच्छा कोविड का ये कि ये एसिम्टोमेटिक भी है और सिम्टोमेटिक भी है, मतलब अगर सिम्टम्स नहीं भी हैं तो भी वो इन्फेक्टेड है। तो इसलिए कि आपको पेशेंट को इस तरफ आना चाहिए PCR की तरफ कि वो अपनी टेस्टिंग करवाएं। तो PCR अर्ली डिटेक्ट कर लेता है वायरस के RNA, तो हम फिर ये बता देते हैं उनको कि वो पॉजिटिव हैं, तो वो अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। क्वारंटाइन के बाद ये कि 14 दिन बाद फिर उनको PCR कराना है, क्योंकि एंटीबॉडी जनरेट हो गई। जैसे कि उन्होंने PCR पॉजिटिव आया, 8 दिन बाद एंटीबॉडीज जनरेट होंगी, लेकिन वो नेगेटिव हो गए, अब वायरस नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज फिर भी पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह ने हमारे जिस्म में दी है कुव्वत मुदाफियत, तो वो जनरेट हो गई, तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए। एक और चीज़ मुझे बताइएगा, एंटीबॉडीज़ की जो मकदार होती है, लाइक कट ऑफ जो वैल्यू होती है, वो हर पेशेंट की वेरी कर रही होती है, इसकी क्या वजह है? बल्कि इसकी वजह ये है कि एक तो एज डिफरेंस, क्योंकि हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं या जो बूढ़े हजरात हैं, तो उनमें ये है कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, तो उनकी एंटीबॉडी ज़्यादा देर से जनरेट होगी या उसकी क्वांटिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू के यंग जनरेशन जो है। तो और प्लस उनके हाइजीन, उनका लाइफस्टाइल और उनका बैलेंस डाइट, इन सब को देखते हुए उनकी एंटीबॉडी फिर वेरी करती हैं कि किसकी क्या क्वांटिटी है। अच्छा सर, आप ज़रा मुझे ये बताएं कि इस चीज़ में मैं थोड़ी ख़ुद भी कंफ्यूज हूँ कि मेरा तो हमेशा एंटीबॉडीज़ नॉन रिएक्टिव आता है, ठीक है, मैं PCR भी नेगेटिव ही होती हूँ। जी बिल्कुल। तो फिर क्या मतलब मेरा मतलब इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, क्या मसला है? क्यों? मैं इसका जवाब देना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल अपने आप को इस तरीके से गाइडलाइन के थ्रू रखा हुआ है कि आप पूरे प्रोटोकॉल के साथ और पूरे सब कुछ फॉलो करती हैं, तो आपको इन्फेक्शन ही नहीं लगता, तो ना एंटीबॉडी जनरेट होती है। ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर इम्यून सिस्टम आपका डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा है तो बिल्कुल ऐसा है। ओके फाइन। देखिए, इसका सबसे बड़ा हमारे पाकिस्तान में कोविड बड़ी तेज़ी से कोरोना फैला और बड़े लेवल पे, और अभी भी राइट नाउ मौजूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अच्छा प्लस पॉइंट था, वो ये था कि हमारे डेथ रेशो इतना ज़्यादा नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो इंटरनेशनल लेवल पे जो आई हैं, वो रेशो अभी देखने में नहीं आया। अच्छा। अब लेट्स सी, अभी सुनने में आ रहा है कि सेकंड वेव अब आने वाली अगले महीने। ओह माय गॉड। सो लेट्स सी, देखते हैं उसमें क्या अल्लाह ताला रहम करे। ओके फाइन। बहरहाल अच्छा, तो ज़रा ये बताएं मुझे कि लोगों ने टेस्टिंग कैपेसिटी को अवेल करना छोड़ दिया है या डर गए हैं, ये क्या वजह है? क्यों नहीं करवा रहे या कम हो गए? क्योंकि मेरे ख्याल से तो लोगों ने कहा कोरोना ख़त्म हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, क्या वजह है सर? आप लोग इस फील्ड में हैं, हम तो ट्रीट करें, बट आप लोग तो जड़ से देख रहे हैं ना, रूट्स को पकड़ रहे हैं। इसमें एक थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हवाले से एंड हेल्थ डिपार्टमेंट और जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो देख रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं,
तो उनको थोड़ा सा इसको ज़रा लेके चलना चाहिए था, ज़रा सा बड़े ना कि कॉन्फिडेंस लेवल में रख के आवाम को, जी, कि आवाम को एतबार में लेते तो लोग जो टेस्टिंग रेशो था वो इससे कहीं ज़्यादा होता, लोग ज़्यादा टेस्ट करवाते हैं। लेकिन अभी भी हुआ है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ जो होना चाहिए था। उसके रीज़न क्या है कि शुरू में देखा होगा आपने, जब ये स्टार्ट हुआ कोरोना, तो उस टाइम वो एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ चली और वो टीवी पे आ गया जी, वो कि तो जी कोरोना की फैमिली को लेके जा रहे हैं। अब देखें, मतलब मेरी एक समझ से बालातर था ये चीज़ कि हेल्थ डिपार्टमेंट पहुंचा, पुलिस पहुंची, कोरोना का मरीज ले जा रहे हैं, तो टेस्ट तो हुआ नहीं उसका, कैसे ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी कि कोरोना है। अभी भी अब देखें ना 72 आवर्स की, थोड़ा मेंटल जो तो लोगों में बैठ गया खौफ। अब वो खौफ बैठने की वजह से अब थोड़ा टेस्टिंग का रेशो ज़रा लोगों में कम हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि अरेस्ट हुए हैं। लेकिन अब थोड़ा इनिशिएटिव अच्छा लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कर रहे हैं इसको, और अब वो बाई फ़ोन्स पे कांटेक्ट रहते हैं, गाइडलाइन करते हैं, बता देते हैं फ़ोन पे कि जी आप कांटेक्ट में रहें, ये एहतियाती तदाबीर हैं, इसको फॉलो करें। अब वो चीज़ नहीं आ रही है। आपने देखा होगा, अब ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं है कि किसी को ले आ रहे हैं ज़बरदस्ती उठा के पुलिस के साथ लेके आ रहे हैं। तब लोगों को थोड़ा ज़रा बेहतर हुआ है और चीज़ें लोगों ने टेस्ट करना शुरू किया। मेरे ख्याल से जब वुहान के अंदर ये वेव चली थी, उस वक्त ही खौफ और हरास इतना मतलब लोगों के अंदर आ गया था कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लेट हम लोगों ने, मतलब अल्लाह ताला का फजल था कि मेरे ख्याल से 19 दिसंबर को फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ 2019 में वुहान के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान में बिल्कुल अप्रैल फेब के एंड में बिल्कुल केसेस रिपोर्ट होना शुरू, वो भी इंटरनेशनली जो फ्लाइट्स आई। तो जो वो एक 2-3 महीने का जो वो था ना, जिसमें हमने सोशल मीडिया पर चीज़ें देखी थी, वो लॉकडाउन देखा था, उसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। और जब इनिशियल केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए थे और जो मतलब एक लोगों के अंदर पैनिक मच गया था, तो मेरे ख्याल से वो हमारे पास एक गोल्डन टाइम था जब हम बचे हुए थे। तो हमें उस टाइम में, क्योंकि हमें पता था आना तो है, उस वक्त हमें लोगों को मेंटली इस तरह प्रिपेयर करना चाहिए था कि एक तो हम लोग यानी ज़्यादा फैलने वाले सिनेरियो से बच जाते, एक तो ये चीज़, और दूसरा डर और खौफ, तीसरा जो है स्मार्ट लॉकडाउन। ये सब चीज़ें हमें पहले ही करनी, बड़े तरीके से लेना है, रिड्यूस करना था खौफ को, बेसिकली खौफ को। तो ये बहुत चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं और इतने तेज़ी से नहीं फैलता। अब जो लोगों में डर खौफ फैला ना, तो लोगों ने बताने छोड़ दिया, बुखार है, खामोश बैठे हैं। 10 लोगों इन्फेक्टेड किया उन्होंने, इन्फ्लुएंजा की तरफ समझ गए कि बस इन्फ्लुएंजा किया, लोग इन्फेक्टेड हुए, तेज़ी से फैलता चला गया। अब तो खैर, क्योंकि कोल्ड इन्फ्लुएंजा और कोविड में ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। अच्छा, अगर आप सिम्टम्स को देखें तो कि हाई फीवर, कफ, और तो इस तरीके से उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो लोग ये समझते हैं कि इन्फ्लुएंजा या कोल्ड है, तो वो टेस्टिंग की तरफ नहीं आते, फिर अपने सर्किल में या अपने घर वालों को भी इन्फेक्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वायरस लगा, उनको पता भी नहीं चला, उनकी खुद ही एंटीबॉडीज़ जनरेट हुई और वो खुद ही क्योर हो गए, उनको यही नहीं मालूम कि वो इन्फेक्टेड हुए और फिर एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गई, वो क्योर हो गए। तो अब जब वो लोग किसी और वजह से एक्सरे या कोई और चीज़ करवाते हैं, तो उसमें जब चेंजेस आती हैं, जो आपका पहला सवाल था, बिल्कुल तो एक्सरे के ऊपर भी डिटेल में बात करते हैं। ब्रेक की जाने चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय, टपाल दानेदार। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय, टपाल दानेदार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग जो है वो एक्सरे से रेलेवेंट बात कर रहे थे। जी फरा बताइएगा कि एक्सरे के बारे में आप बता रही थी कि एक्सरे भी जो है वो काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंस रखता है, और एक्सरे से भी मतलब जब तक हम वेट कर रहे हैं बाकी और चीज़ों का और लैब्स का, तो एक्सरे जो है एक थोड़ा बहुत
हल्का फुल्का साइन आपको दे देता है कि हो सकता है कि कोविड का एक्सरे, क्योंकि कोविड का एक्सरे थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी निमोनिया से। और वैसे कोविड भी इनिशियली इतना डैमेज नहीं करता लंग्स को, आहिस्ता आहिस्ता वो निमोनिया के बाद वो ARDS के बाद वो सेप्टिक शॉक और फिर उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस, किडनी डैमेज हो रहा है तो लीवर डैमेज हो रहा है तो आपकी मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट जाता है और फिर लीडिंग टू डेथ होता है। तो एक्सरे का क्या रोल है और आपके पास एक्सरे के कितने पेशेंट्स आ रहे हैं? हमारे पास एक्सरे के पेशेंट्स जैसे होते हैं रूटीन के जैसे, तो वो आ रहे हैं, लेकिन उसमें ये है कि जिन लोगों को पता है कि वो कोविड से रिकवर हो चुके हैं या इन्फेक्टेड हैं तो उनके एक माइंड सेट है कि एक्सरे चेंज होगा, लंग्स में चेंजेस होंगी, निमोनिया से थोड़ा सा और डिफरेंस होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्टिंग नहीं करवाई कोविड की और वो एक्सरे करवाया, तो एक्सरे जो है सामने बिल्कुल फ़ौरन ही उसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो उसमें फिर वो चेंजेस देखते हैं तो वो ये घबरा जाते हैं कि उनको तो वायरस था ही नहीं और फिर ऐसे चेंजेस क्यों आए। तो फिर उससे ये है कि वो इन्फेक्ट हुए हैं, उनकी एंटीबॉडीज़ जनरेट हुई हैं, तो अब जब तक इन्फेक्ट रहे तो उसमें बॉडी में चेंजेस हुई जो कि हमें एक्सरे में नज़र आ जाती हैं। बिल्कुल, दैट्स वेरी राइट जी सर। मुझे ये भी बताएं कि जैसे कि लैब्स भी और सारी इम्पोर्टेंस रखती हैं, जैसे आप यानी उन एरियाज़ में भी रिमोट एरियाज़ के अंदर आप अपना कवरेज दे रहे हैं, तो उसमें बाकी जो लैब्स है उसकी तरफ डॉक्टर्स फिजिशियंस जो हैं वो कितना जा रहे हैं? क्योंकि देखिए हर डॉक्टर भी कोरोना को डील नहीं कर सकता है। ये इतनी आसान बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि इनिशियली हमें एंटीबायोटिक्स भी नहीं स्टार्ट करने होते हैं, इसमें आपकी इम्यूनिटी और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है पेशेंट, तो आपको विटामिन सी की तरफ जाना होता है, फ्लूइड्स की तरफ जाना होता है, थोड़ा आपको पहले इम्यूनिटी को हमें पेशेंट की करना है कि उसको कितना वो रिस्पॉन्स करिए। फिर उसके बाद खुदा न खास्ता TLC काउंट बढ़ा हुआ आ रहा है, आपका CRP बहुत ही ज़्यादा रेज आ रहे हैं, तो फिर आपको फिर जाना पड़ रहा है कोई भी क्या कहते हैं मल्टी जो आपकी कवरेज है कोई भी जनरेशन एंटीबायोटिक पर। तो इंटीरियर ये जो सिंध के अंदर या फिर ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर फिजिशियन का क्या रोल है, क्या कर रहे हैं वो, क्या इतने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं? क्योंकि लैब्स तो ठीक है टेस्ट करके दे दिया, अब मैनेजमेंट क्या है? हैदराबाद में बहुत अच्छा पैनल है और डॉक्टर्स के बड़े बड़े प्रोफाइल प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर्स हैं और वो माशाल्लाह उसको डील कर भी रहे हैं इन हालात में। तो बल्कि मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा कि पाकिस्तान में तमाम डॉक्टर्स को मैं पर्सनली सलूट करता हूं कि जो हमारा पर जो भी ये डिज़ास्टर आया कोविड का, तो सब डॉक्टर ने फ्रंट लाइन पे आके उसको, और काफ़ी हमारे यहाँ शहादतें हुई हैं, बहुत हुई हैं, तो वो तो रीज़न यही है इसमें कि कराची पूरा ओवरऑल पाकिस्तान में बड़े लेवल पे हमारी शहादतें हुई डॉक्टर्स की, तो मतलब एक बड़ा लीडिंग है। अब और बहुत गोल्डन लोगों को भी हमने इन वक्त में खोया है, ऐसे टॉप ऑफ द लाइन जो आपके अभी वाइस चांसलर थे उनकी डेथ हुई है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स की डेथ हुई है, और माशाल्लाह से वो अपनी सर्विसेज के ड्यूरेशन में ही शहीद हुए हैं। तो ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, और ये हमारे इस एज में भी उनके अंदर ये करेज था कि जबकि आपको पता है कि ओल्ड एज को ज़्यादा ये डैमेज कर रहा है, उसके बावजूद भी फ्रंट लाइन पर आकर, और अभी हमें तो पता है कि भाई हम यंग हैं और हमारी इम्यूनिटी तो वैसे भी ICU में और इमरजेंसी में काम करके इतनी हो गई है, डेवलप हो गई है, बट ऐसे लोगों का वाकई किरदार है जिनको पता है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा ही फ्रंट लाइन पर हैं और उनके लिए हमारे सामने डॉक्टर फरहान ईसा वो डे फर्स्ट जब से मतलब आया तब से मैं राइट नाउ अभी तक मैं देखता हूँ कि इतने सेशंस कोविड के ऊपर, सेमिनार्स और जितनी अरेंजमेंट्स हैं, मतलब कहाँ नहीं मूव कर रहे हैं। पूरे इंटीरियर सिंध, पूरा पाकिस्तान तक डॉक्टर फरहान ने मूव किया है। सिंध पुलिस के हवाले से जितनी जो सेशन दिए सर ने, अवेयरनेस के हवाले से SSU, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, इन सब में डॉक्टर फरहान ने सेशन दिए हैं कोविड के, ठीक है, अवेयरनेस के। पूरा प्रीवियस जब से स्टार्ट हुआ तब से अभी तक हमने उनको मतलब घर बैठे नहीं देखा। अच्छा, तो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे आके और समझे कि कौम की मदद कर रहे हैं, इंसानियत की मदद कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इंटरसिमेंट कितने डॉक्टर फरहान के वो हुए हैं सिंध पुलिस के हवाले से, जो सेशन हुए हैं कोविड के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, और फिर ट्रेनिंग हुई पुलिस की पूरे सिंध लेवल पे।
तो हम लोग अभी जब 14 अगस्त को हम मीरपुर खास में एक नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू फॉर, ये डॉक्टर फरहान ने डिसीजन लिया है कि वो जितना हम अंदर जाएंगे उतने ही हेल्थ के वहाँ पे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, वो क्वालिटी नहीं है। बात है, अब ऊपर से जो आपको कहते हैं ना कवरेज हुई हुई चीज़ें आपको नहीं, और मेरे ख्याल से हमें रिमोट एरियाज की तरफ मूव करना चाहिए, हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें उनके जहनों में ये चीज़ बिठानी है कि आपकी सेहत जो है वो सब वो हमारे लिए बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम तो यही सोचते हैं कि अगर सेहत है तो सब कुछ। एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ दैट हमारे यहाँ पर, मैं आपको बताऊँ कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की हयात मकसद जो है ना वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों को कर लिया है, और जिसकी वजह से हम पीछे हैं। जबकि आप अगर फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप कंट्रीज़ में जाएंगे ना, तो उन लोगों को कोई फिक्र नहीं होती है, वो बसेस में भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो आराम से घूम रहे होते हैं, फिर बट उनको अपनी सेहत का, एक्सरसाइज उनकी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होती है। वो अपनी डाइट को बड़ा कंट्रोल करके देख रहे होते हैं, कैलोरीज का, और अपना डेली चेकअप करवाना, देखना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम ब्रांड्स के पीछे बहुत जा रहे होते हैं और हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये हमारे यहाँ लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सेहत सबसे पहले, सेहत होगी तो सब कुछ होगा। अब खाना पीना भी वो लोग छोड़ देते हैं, मतलब टाइम देख के कि टाइम नहीं मिला तो हमने नहीं खाया। तो अपने आप का ख्याल रखेंगे तो फिर इम्यूनिटी वगैरह जनरेट होगी। शायद ये कोविड ने बहुत हमें सिखा दिया सर। हमारे पास बहुत मुख्तसर सा वक्त है, आप लोग के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। अब हमारे व्यूवर्स को मुख्तसर से दोनों मैसेजेस दे दें जो आप दे सकते हैं, और एक सबका जारिया भी होगा। बहुत अच्छा हमने आज वक्त स्पेंड किया और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। सर, आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी जो सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है हमारे पूरे पाकिस्तान का रिगार्डिंग कोविड के हवाले से, तो लोगों को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द लोगों पे नज़र रखें, और जो जिसको हेल्प है रिगार्डिंग हेल्थ के हवाले से, तो जो जिसको जितनी नॉलेज है वो उसको एटलीस्ट प्रोवाइड करे, और जो अपनी ज़ात से गलत इन्फॉर्मेशन हमारे सबसे बड़ा मसला है कि इन्फॉर्मेशन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कि लोगों में खौफ और र्यूमर्स फैलाना, इसको अवॉइड करें। जो एक्यूरेट मैसेजेस हैं वो कन्वे करें। ये भी एक सदक़े जारिया है कि अगर आपकी किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन से कोई किसी को फ़ायदा होता है तो वही इस दौर में, मतलब और क्या चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। जी फरा, आप भी कोई छोटा से क्विक सा मैसेज दे दें हमारे व्यूवर्स को। अच्छा, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, लोग हाइजीन का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे दीन में भी है कि हम अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। तो अब जो हाथ धोना और सैनिटाइज करना और इस तरीके से, और फासला रखना, ज़्यादा एक्सपोज नहीं होना, बाहर जा रहे हैं कि बिल्कुल अगर काम हो तो फिर वो बाहर जाएं, तो इस तरीके से अपना ख्याल बिल्कुल अपना ख्याल रखें। और अगर ये है कि थोड़े से अगर पैसे बचा रहे हैं कि PCR नहीं करवा रहे और हम ठीक होंगे, तो ऐसा नहीं करें, बस वो टेस्ट करवा के एक बार क्लियर हो जाए कि वो इन्फेक्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, हम आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।